हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। अभी वक्त हुआ है 1:22 रात का समय है। आज बात करेंगे कि फाइनल में क्या सिनेरियो होने वाला है, कौन से इम्पैक्ट प्लेयर होने वाले हमारे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अब तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है। न्यूजीलैंड जब कभी भी इंडिया के साथ फाइनल खेला है, न्यूजीलैंड जीता है। 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड ने जीता था और WTC का फाइनल न्यूजीलैंड ने जीता था। न्यूजीलैंड बाकी टीम्स के अगेंस्ट भले ही चोक कर जाता हो, बट इंडिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। बट इस बार न्यूजीलैंड की टीम होगी हमारे क्रिकेटिंग हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन के अगेंस्ट, क्योंकि रोहित शर्मा ने अब तक अपनी कैप्टनसी के अंडर हमें आईसीसी के इवेंट में, जिस भी आईसीसी के इवेंट में रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की है, उसमें हमने फाइनल खेला है। वो चाहे WTC का फाइनल हो या फिर 2023 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो और अब चैंपियंस ट्रॉफी। 4 आईसीसी इवेंट और 4 फाइनल वो खेल रहे हैं। और जीत और हार डेफिनेटली एक चीज है। 2023 में हम सबको पता है हमारी टीम किस तरीके से खेल रही थी, और अगर फाइनल 3 मैच का होता, मतलब एक 3 मैच की सीरीज की तरह अगर फाइनल होता, तो हम एक मैच हार के 2 लगातार मैच ऑस्ट्रेलिया को हराते और हमने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। बट फाइनल एक ही मैच का होता और हमसे सिर्फ एक गलती हुई, और गलती भी नहीं हुई, वो दिन नहीं था हमारा। जिस तरीके से ट्रेविस हेड बचा था, और इस बार वाले सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से लक फेवर कर रहा था, मतलब विकेट पे बॉल लगने के बाद बेल्स नहीं गिरी, और स्टीव स्मिथ ने जितने रन बनाए उसमें से 40 या 45 रन आराम से हट सकते थे, क्योंकि 30 के स्कोर के अराउंड वो था। और ट्रेविस हेड जब 0 पे था तब शमी भाई से कैच छूट गया। तो आईसीसी इवेंट में रोहित शर्मा की कैप्टनसी को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। हम हारे या जीते वो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वहां तक टीम को लेके जाना अपनी कैप्टनसी से, और जिस तरीके से टीम को लीड किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा कैप्टन हमें दोबारा कब देखने को मिलेगा शायद हमें नहीं पता। और शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे कई सीनियर प्लेयर्स के लिए लास्ट हो सकती है। हमें नहीं पता कि कौन कब रिटायरमेंट दे दे, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। फिर टेम्बा बवुमा का भी मैंने देखा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी इस बीच में मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और मैं अपनी रिसर्च नहीं कर पाया टेम्बा बवुमा वाले न्यूज पे कि टेम्पा बवुमा ने रिटायरमेंट लिया है कि नहीं लिया। बट मैंने कहीं देखा था ऐसा, तो मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली श्योर होकर आऊंगा कि बवुमा रिटायर हुआ या नहीं हुआ। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी प्रथा के अनुसार आप सभी को मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे नए वीडियोस पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछले कुछ दिनों मैंने लाइव जाना शुरू किया है। आप लोगों तक अगर वीडियो नहीं पहुंच रहा है, तो अगर ये वीडियो पहुंचता है तो यहाँ पे मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेमीफाइनल मैंने डेफिनेटली लाइव में कवर किया है। मैंने वीडियोस नहीं बनाए, मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं सेमीफाइनल पे लाइव आया था और मैंने वो लाइव कवर किया। फाइनल के बाद भी हम लाइव मिलेंगे और ये ओपिनियन वाला नरेटिव वीडियो भी मैं डालूंगा। तो फाइनल के बाद हम लाइव मिलेंगे। 10:30 का टाइम पकड़ लेते हैं, 10:30 पे हम लाइव आ जाएंगे। तो लेट्स मीट, है ना। और चैट पे अगर आप लोग इन्वॉल्व हो तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन बहुत मजा आएगा और वो बेटर इंटरेक्ट कर पाएंगे कि आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, आपने किस तरीके से मैच देखा, मैंने किस तरीके से मैच देखा। और डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगी तो मजा बहुत आएगा, क्योंकि संडे को इंडिया किस तरीके से खेलती है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि हम कौन सा गाना सुन रहे होंगे। या तो अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं जाता तो हम यही सुन रहे होंगे कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, या फिर हम भुला देना मुझे सुन रहे होंगे। और अगर कहीं हमारे फेवर में आया तो फिर हम तो चक दे इंडिया, लहरा दे, हम यही सब सुन रहे होंगे। तो हमारा मूड किस तरीके का होगा संडे को, वो इंडिया की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और फाइनल के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्योंकि उसी से पता चलेगा कि हमारे पड़ोसी हमसे पूछेंगे कि संडे कैसा रहा, या फिर हम पड़ोसी से पूछेंगे कि संडे कैसा रहा। तो ये सारी चीजें होंगी और ये क्रिकेट का पार्ट है कि जब इंडिया किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलता है, और पर्टिकुलरली चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इंडिया अब तक जिस टीम के अगेंस्ट भी खेला है, हमारे पड़ोसी ने उन्हें अपना अब्बू बना लिया। तो गलती उनकी भी नहीं है। ऐसा भी, मतलब इसको कुदरत का निजाम ही कहेंगे। बहुत बेरहमी से उनके साथ जिस तरीके की चीजें हुई है। पहले तो होस्ट बने, होस्ट बनने के बाद मतलब 2 वेन्यूज पे हुआ। इंडिया दुबई में खेल रहा और ये पाकिस्तान में खेल रहे थे, सारी सारी टीम पाकिस्तान में खेल रहा था। उसके बाद शुरू 19 फरवरी को हुआ है और ये लोग 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर थे। होस्ट नेशन हो के अपने ही होस्टिंग आईसीसी इवेंट से ये 3 दिन 4 दिन में बाहर थे। उसके बाद फाइनल भी अब इनके
इनके कंट्री में नहीं है। तो अब तक इंडिया ने जिस किसी टीम के अगेंस्ट खेला है, इन्होंने उनको फेवर किया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थे, तब ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रहे थे। ग्रुप स्टेजेस में जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आए, तब इनका कहना था कि अब इंडिया को पता चलेगा, इंडिया ऐसे जीत नहीं पाएगा, न्यूजीलैंड से घर पे हारा है वगैरह वगैरह। बट जब रिजल्ट आया तो गुर्दे तो बहुत जले इनके, और एक बार फिर अब फाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड को एक बार फिर अपना अब्बू बना लिया है। और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें कई प्लेयर्स ने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया है कि उन्हें पहले दुबई जाके वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तो यार ये इंडिया की गलती तो नहीं है, क्योंकि जब आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि आप किस पोजीशन पे हो या किस पोजीशन पे नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच जब तक खत्म नहीं हो गया, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, कैसे दुबई तक ट्रेवल कर गया? करना ही नहीं चाहिए था। और ये तो आईसीसी की गलती हुई ना, ये इसमें इंडिया की क्या गलती है? और जो भी एडवांटेज वाली बातें चल रही थी, उस पे हमारे कोच साहब ने आके सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दे दिया है कि जो भी हमारी प्रैक्टिस पिच है वो आईसीसी के वेन्यूज है, और जिस पिच पे हम मैच खेलते हैं वो और प्रैक्टिस पिचेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें तो कोई डिबेट वाला पॉइंट ही नहीं रह गया। और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो कि अब रिटायर हो गया, स्टीव स्मिथ, उसने सीधे बोला है कि मैं इस चीज को बिल्कुल मतलब ऐसा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता कि इंडिया को किसी भी तरीके का एडवांटेज था। पाकिस्तान वहां पे सालों से क्रिकेट खेल रहा था दुबई में, उनको एडवांटेज नहीं हुआ। होम कंडीशन का एडवांटेज तो पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा था, मतलब अपने घर पे भी और दुबई पे भी। दुबई कुछ 10-12 साल से उनका होम ग्राउंड रहा है, जब तक इनके कंट्री में क्रिकेट नहीं हो रहा था। तो इस हिसाब से तो एडवांटेज पाकिस्तान को था। पाकिस्तान तो अपने घर में भी हारा है, अपने घर में भी जलील हुआ है, और दुबई में जाके भी जलील हुआ है। और साउथ अफ्रीका वाले ट्रैवल किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर जिस किसी को भी, मैं तो ये कहता हूं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मान लेता हूं कि इंडिया को एडवांटेज है, और एक अनफेयर एडवांटेज है, जो कि एडवांटेज के नाम पे मैं फिर भी एक बार को कह सकता हूं कि चलो ठीक है एडवांटेज है, बट अनफेयर एडवांटेज जैसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर इंडिया को पता चला था कि वहां दुबई के पिचेस पे इंडिया को खेलना पड़ेगा, वो उनका वेन्यू होगा, और इंडिया ने अगर स्पिनर डाला था, तुम भी स्पिनर डाल लेते। मतलब इंडिया की स्ट्रैटेजी से तुम ये तो समझ सकते थे कि दुबई की पिच रिएक्ट किस तरीके से करेगी। इतना तो हर टीम को समझ जाना चाहिए था। कुछ स्ट्रैटेजीज तो इन्होंने भी बनाई होगी, और इंडिया ने भी कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके चलना चाहिए था। और अगर इस तरीके का कंसर्न था भी, अगर आप सबको ये लग रहा था कि एडवांटेज है इंडिया का, तो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले ये सारे कहां थे? अंधे थे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, या फिर समझ नहीं आ रहा था तब, या फिर अब जब इनकी टीमें हारी हैं तब जाके इनका फ्रस्ट्रेशन दूसरे साइड में निकल रहा है? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है, या फिर ये सच में कंप्लेन है? क्योंकि एडवांटेज के नाम पे 2023 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, तब इंडिया को एडवांटेज था, हम होस्ट कर रहे थे तो भी एडवांटेज हमारे पास था, हम वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप खेलने गए तो भी हमारे पास एडवांटेज था, क्योंकि हम दिन में खेल रहे थे। दिन में T20 खेलना इजी है। पाकिस्तान के तो किसी मैंने क्लिप देखा था कि एक बंदे ने मेरे को भेजा था, एक दोस्त ने भेजा था कि पाकिस्तान के पैनल में कहीं तो कोई बोल रहा था कि इंडिया को वेस्ट इंडीज में भी एडवांटेज था, कि वो उन्होंने अपने सारे मैच दिन में खेले थे। ये किस तरीके का एडवांटेज हुआ? सुबह 10 बजे कौन मैच खेलता है? हमारे यहाँ पे, मैं इन जनरल, हमारे टीम के 11 प्लेयर है, सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे एथलीट हैं, वो टाइम से जग जाते होंगे, बट हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों का एक ले बैक एटीट्यूड है। हम बहुत आराम से चीजें करने वाले लोगों में से, हम इंडियंस बहुत आराम से चीजें करते हैं। सुबह 10 बजे उस एनर्जी से आना कि हमें मैच खेलना है, ये क्या बात हुई? और किसी एक मैच में तो हम गंदा परफॉर्म कर जाते हैं ना, बट उसको हमने जिस तरीके से टैकल किया, हमने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई, और हमने जो गेम सिचुएशन को, गेम अवेयरनेस को जिस तरीके से मतलब हमने अडेप्ट किया, उसे अप्रिशिएट करने के बजाय हमें हर इवेंट में एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। बीसीसीआई बहुत रिचेस्ट बोर्ड है, तो बीसीसीआई बुली कर रहा है, बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है, ये किस तरीके का रोंदूपन है? मतलब हर इवेंट में इनको यही करना होता है, कुछ नया भी नहीं लेके आते। अपनी टीम के बारे में इनको कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब रियलिटी पे बात नहीं करेंगे, ये अपनी टीम की रियलिटी पे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से हारा है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम थर्ड क्लास है। जब तक बॉल नया होता है तब तक उनसे जो कुछ होता है तो होता है, अदरवाइज ना तो मिडिल ओवर में उनसे कुछ भी होता है, ना लास्ट के डेथ ओवर्स में उनसे कुछ होता है, और हर कोई उनको मार के जा रहा है। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो इनका मैच नहीं हुआ, शुक्र मनाए कि बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका मैच नहीं हुआ, वरना बांग्लादेश जिस तरीके से तपी हुई घूम रही थी, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने एक काइंड ऑफ फॉर्म पकड़ लिया था, और पाकिस्तान को तो ये मतलब चाप देते। तो इनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि बारिश आ गई और बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका मैच नहीं हुआ।
और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड वाले तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे, तब क्यों नहीं बोला इन्होंने? बेसबॉल का ढिंडोरा लेके पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, तब किसी ने ये नहीं बोला कि ये हमारी क्रिकेट के लिए वर्क नहीं कर रहा। इतने वोकल ये तब भी नहीं हुए। और बेन डकेट वहां पे बोल के गया था कि हम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में हराएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम सीरीज यहाँ इंडिया में हार रहे हैं, इसमें कैसा खेल रहे कैसा नहीं खेल रहे। बीइंग अ क्रिकेटर, आप एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हो, आपको कैसे फर्क नहीं पड़ता? इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप अपने मोमेंटम को हाई रख के जाना चाहते हो, आप इंडिया जैसी टीम को डोमिनेट करने का सोचते हो, आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम के अगेंस्ट बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हो। ये किस तरीके का एटीट्यूड है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाके हराएंगे? वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। अफगानिस्तान से जीतना इनका मुश्किल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 350 के ऊपर रन बना के ये हार गए। और मैंने जब प्रिडिक्शन किया था इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में, मैंने प्रिडिक्शन किया था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं आज क्लिप डालूंगा, आप लोग जाके जरूर देखना, भले थोड़ा सा ही देखना, उसमें मैंने क्या बोला है उसको थोड़ा सा ही सुन लेना, लेकिन मेन पार्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करूं, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होने वाले हैं जो कि सेमीफाइनल में आएंगे, और ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड। ये चार मेरे फेवरेट्स होने वाले हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको अपना मेरा प्रिडिक्शन दे दिया था कि मुझे ये लग रहा था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये चार टीम हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सेमीफाइनलिस्ट बनेंगे। और एग्जैक्टली तो ऐसा ही हुआ। कुछ लोग थे हमारे यहाँ पे जो कि इंग्लैंड का क्रिकेट देख के, पाकिस्तान का क्रिकेट देख के, उनके अंदर वो गट्स नहीं था, या फिर वो मतलब जो चीज सेल हो रही है उस पे बात करना चाहते हैं, मतलब वो इसको भी खुश करना चाहते हैं, उसको भी खुश करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका वीडियो चले तो पाकिस्तान का भी नाम ले लो क्योंकि होस्ट कंट्री है। तो पाकिस्तान भी इनके सेमीफाइनलिस्ट में थे। बट न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस किसी ने भी क्रिकेट को देखा है, जिस किसी ने भी मतलब टीम के कॉम्बिनेशन को समझा है, उन सबको यही लगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इनका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था, इनका फॉर्म अच्छा चल रहा था, और इनके टीम में वो स्ट्रेंथ थी कि ये सेमीफाइनल तक तो जाएंगे ही जाएंगे। और अब जाके हमें दो सेमीफाइनलिस्ट मिल गए हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला है। ये इस टूर्नामेंट की बेस्ट दो टीम है जिनके पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, ओपनर्स इनके फॉर्म में चल रहे हैं, और बॉलिंग में भी इनके फिनेस है। न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग हमारी भी अच्छी है, बट हम सिर्फ एक सीमर के साथ जा रहे हैं, हम शमी के साथ जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या वहां पे मतलब ओवर्स दे देते हैं, नए बॉल से विकेट निकाल रहे हैं और सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, और क्रूशल विकेट्स मतलब क्रूशल स्टेजेस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। और हमारे पास चार स्पिनर हैं जो कि 40 ओवर कराएंगे, और यही हमारा कॉम्बिनेशन होगा, या तो 35 ओवर स्पिनर्स के होंगे, या तो 40 ओवर स्पिनर्स के होंगे, या फिर 30 ही हो मे भी। शमी और हार्दिक पांड्या क्या पता 10-10 ओवर डाल जाए, वी नेवर नो। तो हमारी टीम इस तरीके से खेलने वाली है। इन दोनों टीम की अगर बैटर्स की बात करें तो बैटिंग लाइनअप हमारी ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, जिस तरीके से हमारे बैटर्स फॉर्म में हैं। रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, ये दोनों बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है इस टाइम पे वर्ल्ड में, 2023 में, 2024 में। और अभी भी शुभमन गिल जिस तरीके के फॉर्म में है, हाँ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नहीं चले, सेमीफाइनल अच्छा नहीं गया, ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच अच्छा नहीं गया, बट फाइनल में बहुत एक्सपेक्टेशन है। रोहित शर्मा अपने इंटेंट से ही खेलेंगे, जिस तरीके से वो खेलते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला क्रिकेट खेलते हैं, वैसा ही रहेगा। विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, सेंचुरी लगा चुके हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ 87-88 रन मारा था, तब केएल राहुल ने ये कहा था कि मैं मार रहा हूं। और केएल राहुल ने जिस तरीके का टेम्पो पकड़ लिया है, जिस तरीके से अपने आप को 6 नंबर पे अब वो फिट कर रहे हैं, और जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने खेला, वो 2023 में जिस तरीके से ब्लेम किया गया था केएल राहुल को, केएल राहुल वो नहीं कर पाए थे जो वो करना चाहते थे। इस मैच को उन्होंने किसी और के लिए नहीं छोड़ा, लास्ट में जो छक्का मार के जिताया है और उसके बाद वो जो एग्रेशन शो किया है, वो देख के बहुत मजा आया। और हार्दिक पांड्या कमाल, मतलब बॉलिंग से कमाल, बैटिंग से कमाल, और अक्षर पटेल सेम टाइम पे सेम तरीके का ओपिनियन है मेरा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कमाल। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके के थ्रो मारता है, वो इतने बाउंड्री से या 30 यार्ड सर्कल से, कमाल है। मतलब डायरेक्ट थ्रोज मारता है, इंपैक्टफुल रनआउट्स क्रिएट करता है, और बैटिंग से जिस तरीके से वो स्पिन खेलता है, मिडिल ओवर में आके जिस तरीके से रन रेट को बैलेंस करता है, फिर इनिंग को प्रोग्रेस करता है, और इनिंग को जब पेस करने की बारी आती तो किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना इनिशिएट करता है, कमाल है अपने आप में। और अक्षर पटेल बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, वो आके बीच में जिस तरीके से, जिस ईज के साथ रन रेट को स्लो नहीं होने देता, रन रेट को मैच करके चलता है, और लाइन और लेंथ बॉलर की सेटल नहीं होने देता, स्पिनर को अच्छा खेल रहा है। एक अच्छी इनिंग की एक्सपेक्टेशन हर किसी से है जो भी फाइनल वाले दिन बैटिंग करने आएगा। 280
290 वाली पिच है, 280 290 पे मैं इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया बना सकती है, ये इंडिया के लिए एक पार स्कोर होगा। और 300 के पार अगर ये मैच निकल जाता है तो फिर हमारे चांसेस न्यूजीलैंड की बैटिंग से पहले ही काफी अच्छे हो जाएंगे, मतलब 70-30 का रेशियो हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से मैंने अपने लाइव में भी ये चीज कही थी कि रचिन रविंद्र जिस तरीके से खेल रहा है, अब तक उसका 13 या 14 मैच हुए हैं और उसने 4 सेंचुरी मार दी है आईसीसी इवेंट में, 4 मार दी है। और अब वो सिर्फ विराट कोहली के नीचे है। रोहित शर्मा ने 8 मारी है, तो रोहित शर्मा सबसे टॉप पे है। और इस बंदे ने, इंटरेस्टिंग चीज ये है या फिर नोट करने वाली चीज ये है कि इस बंदे ने सिर्फ 13 या 14 मैच खेले, उसमें से 4 सेंचुरी मारे इसने। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सेंचुरी मार चुका है, एक नंबर 4 पे और एक ओपनिंग करते हुए। और हमारे कमेंटेटर्स जो आज तक रो रहे हैं कि केएल राहुल नंबर 6 पे क्यों बैटिंग कर रहा है, वहां पे रचिन रविंद्र ने अपनी टीम के लिए खेलते हुए नंबर 4 पे सेंचुरी मारी इसी सेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, और ओपनिंग करते हुए 100 मारा। और केन विलियमसन बीइंग द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड स्क्वाड, वो जिस तरीके से खेल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट उसकी इनिंग को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से किसी ने खेला ही नहीं। उस पार्टी को किसी भी और न्यूजीलैंड के प्लेयर ने ज्वाइन ही नहीं किया। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले मैच में डेविड मिलर को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, अब वो भी मुझे नहीं समझ में आया कि डेविड मिलर क्रिटिसाइज किस तरीके से हुआ। दूसरे एंड पे उसके पास पार्टनरशिप के लिए कोई था ही नहीं। और अगर वो 100 नहीं मार के जाता तो साउथ अफ्रीका जो अभी 50 रन से हारा, ये 50 रन से क्या, ये 150 रन से हारते। तो मिलर था इसलिए 50 रन से हारे, अदरवाइज 250 के ऊपर साउथ अफ्रीका जा ही नहीं सकता था। जिस स्टेज पे माकरम आउट होके गया, फिर मोल्डर आउट होके गया, जेनसन आउट होके गया, मिलर के पास बचा कौन? पार्टनरशिप करने के लिए उसके पास कोई था ही नहीं। और लास्ट में वो जो 17 बॉल पे 50 आया, वो तो इस तरीके से आया कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहां से तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो 17 बॉल पे 17 रन भी मारता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, गेम तो चेंज ही नहीं होता वहां से। तो ये समझ के परे है कि किस तरीके से ना, मतलब मैच को किस तरीके से लोग देखते हैं, किस तरीके से प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, वो समझ के परे है। और केन विलियमसन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस फाइनल में। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि केन विलियमसन नंबर 3 पे आके न्यूजीलैंड को किस तरीके का बैलेंस प्रोवाइड करता है। डैरल मिचेल हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वो भी स्पिनर को अच्छा खेलता है, और अगर स्पिन बहुत ज्यादा नहीं भी तो ये लोग टिकने वाले लोग हैं। ये टिक जाते, ये अपने विकेट को इस तरीके से थ्रो नहीं करते कि ये बैटिंग करते करते बोर हो गए और इन्होंने अपने विकेट को थ्रो कर दिया, ये उस तरीके के प्लेयर नहीं है। फिर वहां पे टॉम लेथम आएगा। टॉम लेथम मुझे उस तरीके का प्लेयर नहीं लगता कि जिससे ना, मतलब कोई थ्रेट हो, बट मुझे टेस्ट मैच में भी नहीं लग रहा था, लेकिन टेस्ट मैच में 2-4 इनिंग उसने इस तरीके के खेल दी कि वो गेम चेंज कर देता है। तो पता नहीं ऑन अ गिवन डे कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो तो किसी को भी नहीं पता है। बट रचिन रविंद्र, केन विलियमसन और डैरल मिचेल, ये 3 बैटिंग से न्यूजीलैंड के लिए की प्लेयर होने वाले, और बॉलिंग से मिचेल सैंटनर डेफिनेटली होने वाला है। फील्डिंग में तो ग्लेन फिलिप अलग ही लेवल पे फील्डिंग कर रहा है, उसके आसपास किसी और टीम में कोई फील्डर नहीं है। मतलब हमारे पास गन फील्डर्स हैं, अक्षर पटेल है, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है। हमारे पास बहुत सारे गन फील्डर्स हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप जैसा अभी इस टाइम पे इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। इस वर्ल्ड क्रिकेट में अभी कोई नहीं है ग्लेन फिलिप जैसा जो इस तरीके की फील्डिंग करे और बैक टू बैक मैचेस में करे। एक आधे मैचेस में हो तो वो हम फ्लूक कह सकते हैं, तुक्का कह सकते हैं, बट वो तुक्का नहीं है। वो बंदा टेस्ट मैच में उसने इस तरीके का कैच पकड़ रखा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मोहम्मद रिजवान का पकड़ा है, इंडिया के अगेंस्ट विराट कोहली का पकड़ा है, कमाल के कैचेस पकड़ रहे। केन विलियमसन ने इसका रविंद्र जडेजा का भी पकड़ा था। तो न्यूजीलैंड वाले गेम को बहुत एस्पेक्ट से चेंज कर सकते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो ये कमाल का फाइनल होने वाला है, और इस फाइनल में लेट्स होप कि हमारी टीम बहुत बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि हमारी टीम ऑन पेपर बहुत बेटर है। 2 हैवीवेट्स लड़ने वाले, 2 बेस्ट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ने वाली है, तो मजा तो बहुत आने वाला है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो प्रिडिक्शन तो डेफिनेटली इंडिया जीतने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे अंदर। बट ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इंडिया ही जीत रहा है। आराम से अपना दिन एंजॉय करो, और संडे बेहतरीन होने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे लाइव में, पहले उसके बाद वीडियो में मिलेंगे। तो लाइव में जरूर ज्वाइन करें, चैट करें, अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेजेस का छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और आसपास पेड़ जरूर लगाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।